हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गायत्री वाजपेयी है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने अभी अभी अकाउंट्स लिया है, चाहे वो क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर साइंस से स्विच करके अकाउंट्स में आए हैं, और या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें अभी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग क्लियर नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंट्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि हम बिजनेस लैंग्वेज बोल सकते हैं। आप वैसे तो आप अपने घर में डेली अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग यानी कि जैसे अपने पैसों का हिसाब किताब करना। तो अगर घर में आप नॉर्मली जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, लेकिन जब हम बिजनेस में आ जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि आप जब घर में होते तो 30-40 मैक्सिमम पूरे महीने में आपके 30-40-50 जो इतनी भी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन जब हम बिजनेस में होते हैं तो ये इतनी से लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं, 1 लाख 1 करोड़, इससे भी कहीं ज़्यादा। तो इसलिए एक ऐसे मेथड की ज़रूरत थी जिसमें हम एक्चुअली उस ट्रांजैक्शंस को समराइज कर सकें। तो अकाउंटिंग क्या है, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो इट्स अ मेथड बाय विच वी रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो मैंने इसमें आपको एक वर्ड बोला, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो पैसे के रूप में होती हैं। अब मान लीजिए कि आप अब किसी से कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं। आपने किसी को कार दी और उसके बदले में आपने उसका कुछ और कोई भी चीज़ उसने आपसे एक्सचेंज कर दी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपको एक कार के बदले में दूसरी कार दे दी, तो वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो एक्सचेंज किया, उसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जानना जरूरी है आपके लिए कि अकाउंटिंग में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशंस पे जाते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन की लैंग्वेज देखें तो क्या कहती है कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। तो फाइनेंशियल डाटा ऑफ बिजनेस बोला, इसमें भी देखिएगा आप, फाइनेंशियल डाटा ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल डाटा जिसके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने अभी आपको जो डेफिनेशंस दी हैं उससे मेनली आपको 3 एक्टिविटीज समझ में आएंगी। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है आपको? आपको आइडेंटिफिकेशन करना है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। यानी कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसका लेन देन पैसे में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये इकोनॉमिक होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करना। उन ट्रांजैक्शंस को, जैसे आप नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने घर में या कहीं भी, तो आप उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और अगर करते भी होंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से कहीं लिख लिया। लेकिन इसे रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल तरीका होता है, एक मेथड होता है जिसे अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में मैंने आपको अब 2 चीज़ें समझाई। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड के अंदर उसे क्लासीफाई करना और समराइज करना। रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। क्लासीफाई का मतलब अलग करना उसको, और समराइज करना जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपने करी हैं, जैसे 10 एक ही पर्सन की 10-12 ट्रांजैक्शन, तो उन्हें एक जगह पे समराइज करना। या फिर एक ही एक्सपेंस की अगर 10-12 ट्रांजैक्शन है, 50-100 जितनी भी ट्रांजैक्शन है, उन्हें एक जगह पे समराइज करना। अब उसके बाद फिर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, और उसके बाद आगे लिखा है एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना फॉर यूजर्स। अब ये यूजर्स कौन है, कौन हो सकते हैं ये यूजर? ये यूजर वो हो सकता है जिसने पैसा लगाया बिजनेस में, या फिर वो यूजर होता है जो ट्रांजैक्शन करता है डे टू डे बेसिस पे आपके साथ में, बिजनेस के साथ में, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन करता है, आपके डेटर, आपके क्रेडिटर्स, और जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको भी जानने की ज़रूरत है। यानी कि रिसर्चर्स बोल सकते हैं उनको, रिसर्च जो करते हैं उनको भी जानने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी जानने की ज़रूरत है। क्यों जानने की ज़रूरत है ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, अब इसमें अकाउंट्स में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमेशा यूज़ होती हैं, और आगे आप जितना ही पढ़ेंगे ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपको बार बार इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो टर्म्स समझाऊं, बताऊं कि कितनी होती हैं, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम कैपिटल पे। मैं 3 अभी आपको हाईलाइट किए हैं, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या चीज़ है?
कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, और कुछ और टर्म्स हैं इसके अलावा 4 जो आपको अक्सर आपको बार बार यूज करने को बोली जाएगी। ठीक है, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। तो ये टर्म आपके थ्रू आउट लाइफ, अगर आप अकाउंट्स में हैं तो थ्रू आउट लाइफ आपको ये टर्म्स बार बार आपके सामने आएंगी। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल क्या है? जब कोई हम एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसमें पैसे लगाते हैं। वो पैसे जो हम बिजनेस में लगाते हैं उसे सिंपल से शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो इन अकाउंटिंग कैपिटल मीन्स एनीथिंग ब्रॉट बाय द ओनर इनटू बिजनेस इन कैश और काइंड। अब यहाँ पर मैंने 2 चीजें लिखी हैं, कैश और काइंड। कैश और काइंड का मतलब क्या हो? कैश तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैश तो बहुत आसान है कि पैसा कैश में लाए, बिजनेस में लगाया, ठीक है। अब इन काइंड क्या होता है? इन काइंड में कोई भी चीज हो सकती है। मान लीजिए मैं कोई फैक्ट्री लगा रही हूँ, या जो भी बिजनेस पर्सन है फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसने मशीन डायरेक्ट जाके वहां पर डोनेट कर दी, नॉट डोनेट नहीं बोलेंगे, उसने मशीन वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर दिया मशीन को। तो एक किस्म से वो पैसा ही लगाया है वहां पर। तो इन काइंड में आप कोई और सामान, पैसे कैश की जगह आपने जो भी एक बिजनेस की जरूरत का सामान लगा दिया तो वो आपने इन काइंड हो गया। ठीक है, जैसे फर्नीचर आपने दे दिया, या फिर आपने बिजनेस पर्सन ने फर्नीचर दे दिया, या फिर बिजनेस पर्सन ने कोई गुड्स दे दिए, या फिर उन्होंने कोई मशीनरी दे दी, या तो उन्होंने बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग का जो एक उनके नाम पे है वो उन्होंने बिजनेस को दे दी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बेसिकली कैश इन काइंड, तो वो उनकी कैपिटल हो गई। तो उनके नाम पर वो एज अ कैपिटल यूज होगी बिजनेस में। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल को। तो कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड अदर एसेट ओन्ड बाय अ बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो कैश और सारी एसेट्स जितनी भी हैं, एसेट्स क्या होती है वो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बिजनेस में कैश और एसेट सब मिला के वो प्रॉपर आपकी कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑफ अ बिजनेस। एक्यूमुलेटेड वेल्थ क्या होती है? एक्यूमुलेटेड वेल्थ का मतलब है कि जो पैसा आपने, एक तो आपने शुरू में पैसा लगाया और उसके बाद जितनी भी आपकी इनकम हुई उस साल के अंदर वो भी उसमें जाके ऐड हो जाती है, तो वो भी आपकी कैपिटल हो गई। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया आपकी वेल्थ का, समझे? अब कैपिटल कैन ऑल्सो मीन स्टॉक और ऑनरशिप इन अ कंपनी। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर ओवरऑल देखें तो कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड एसेट और ऑनरशिप। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एसेट्स पे जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अभी आपको एसेट्स एक्सप्लेन करूंगी। एसेट्स जो है वो क्या होती हैं? कभी आपने सुना है कि आपको कोई ये बोलता है कि ये बच्चा तो मेरी एसेट है, या फिर ये हमारी कंपनी, कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय होता है तो बोला जाता है कि ये एम्प्लॉय तो हमारी कंपनी की एसेट है। तो एसेट क्या हुआ? एक ऐसी चीज जो बहुत ही आपके लिए मायने रखती है। ठीक है, तो जब हम किसी ये तो हो गया नॉर्मल टर्म्स में, किसी नॉर्मल इंसान के लिए जब हम नॉर्मल किसी चीज के लिए बात करें तो वो एसेट। बिजनेस के लिए एसेट क्या है? बिजनेस के लिए एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जो जिसके थ्रू वो अर्न करते हैं। ठीक है, एंड एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल जनरेट अ पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। तो अगर बिजनेस में मैं एसेट की बात करूं तो 2 तरह की एसेट होती हैं। एक तो होती है करंट एसेट और एक होती है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट तो आपको मैं पहले फिक्स्ड एसेट ही समझाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस जब हम खड़ा करते हैं तो जनरली हम फिक्स्ड एसेट ही इकट्ठी करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में जैसे लैंड हो गया, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, या अगर आप कोई फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं तो आपने मशीनरी खरीदी जिसके थ्रू आप वो सामान बनाओगे, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक मशीनरी की ज़रूरत होगी। फिर इक्विपमेंट हो गए जो उससे रिलेटेड, और भी कई इक्विपमेंट होते हैं, सिर्फ मशीनरी ही नहीं होती और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर आपके ऑफिस के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो सकती है, एसी, एयर कंडीशन हो सकता है, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। पेटेंट और ट्रेडमार्क मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पर फिर भी मैं आपको एक लाइन में समझा देती हूँ कि ट्रेडमार्क आपका एक ऐसा नाम है जिस जैसे आप किसी भी कंपनी का नाम देखते हैं उसके ऊपर एक ट्रेडमार्क होता है,
और वो आपका ट्रेडमार्क वो आप कैसे लेते हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। वो ट्रेडमार्क का क्या प्रोसीजर होता है, पेटेंट का क्या प्रोसीजर होता है, वो अभी इसके आगे जानने की ज़रूरत है, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है स्टेज पे आपको। तो अब आते हैं करंट एसेट पे। करंट एसेट क्या होती हैं? करंट एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें आप 1 साल के पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। तो 1 साल के पीरियड में ऐसी कौन सी एसेट्स हो सकती हैं? वो एक तो कैश तो आपकी ऑलरेडी एसेट है क्योंकि वो तो हमेशा ही आपके पास है कैश, यानी कि उसे आपको कैश काइंड में जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैश आप ही के पास है। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वो आपके डेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपने पैसा लेना है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कोई ऐसा डिपॉजिट जो 3-4 महीने में मैच्योर होने वाला है, या 9 महीने में या 8 महीने, यानी कि 1 साल से पहले जो मैच्योर होने वाला है वो आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया डेटर्स होते हैं आपके। इन्वेंट्री वो स्टॉक होता है आपका जो अभी बिका नहीं है, आपके पास रखा हुआ है लेकिन वो अभी भी बिक सकता है, ठीक है। विद इन 1 ईयर जो आपके बिकने का आपको पता है कि इतना 1 साल में बिक जाएगा, तो वो इन्वेंट्री आपकी, ठीक है। अब आ जाओ ऑफिस सप्लाईज मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वे बहुत छोटी छोटी चीजें आगे आगे करते करते आपको आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ लाइबिलिटी पे। देखिए आपने अगर आप मेरी इस फोटोग्राफ को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर कितना बोझ है, ये अपने कंधे पे कितना बोझ उठा के जा रहा है। यानी कि लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा आपके ऊपर एक ऐसा बोझ है जो आपको उतारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ सालों के बाद। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि करंट एसेट 2 टाइप की होती हैं, कुछ 1 ईयर के, इस तरह लाइबिलिटीज़ में भी अलग अलग टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं। पर ओवरऑल अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि आपको बिजनेस को पे करनी पड़ेंगी, विच हैव टू पे इन फ्यूचर। दीज अराइजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये नहीं कि आपकी पहले से कोई आपने बिजनेस किया तो आपकी लाइबिलिटी पहले से खड़ी है तो वो आपकी अभी बिजनेस में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिजनेस और आपकी लाइबिलिटीज अलग अलग हैं। तो जो लाइबिलिटी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस आपके ऊपर आई है, बिजनेस चलाते समय बीच में आपके आई हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटीज है। अगर आप पर्सनल लेवल पे लाइबिलिटीज जानना चाहोगे तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके होम लोन की EMI, जैसे आपकी कार आपने खरीदी, लोन ले लिया उसके ऊपर, तो अब आपने EMI पे करनी है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। इसी तरह अगर आपने सामान उधार खरीद लिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो वो आपके ड्यूज हैं जो आपको पे करने ही करने हैं। और इसी तरह आपने किसी बैंक से बोरोइंग किसी से ली, चाहे वो बैंक से ली चाहे वो किसी पर्सन से ली, वो भी आपकी एक लाइबिलिटी है। तो अगर मैं पर्सनल लाइबिलिटीज की बात करूँ तो ये सारी आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज होती हैं। इसी तरह बिजनेस की भी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, राइट। तो लाइबिलिटीज कितनी तरह की होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो होती है करंट लाइबिलिटी, जैसे वही जो 1 साल के अंदर अंदर जिन्हें पे करना होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं इनको। और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके वो लोन्स होते हैं जो आपने लंबे समय के लिए ले रखे हैं और जिन्हें आप पे करने में आपको टाइम लगेगा, कई ईयर्स लग जाएंगे क्लियर करने में, वो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है अभी, पर फिर भी मैं बता दूंगी आपको थोड़ा सा। कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपको लगता है, जैसे आपका कोई लीगल केस चल रहा है और आपको पता नहीं है कि आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो आपके कभी आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। तो इट मे और इट मे नॉट अराइज, पर बिजनेस में इसको कहीं ना कहीं नोट किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लाइबिलिटीज कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल डेट ओन्ड बाय अ कंपनी और बिजनेस बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल बोरोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ आ गया आपको? आई होप कि आपको लाइबिलिटीज और एसेट अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज की, अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आगे बताती हूँ आपको कि बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या क्या होती है। पर्सनल लाइबिलिटीज तो मैंने आपको समझा दी, जैसे पर्सनल लाइबिलिटीज होती हैं ऐसे ही बिजनेस की भी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं। तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन, अब मैं सबसे पहले टोटल करंट लाइबिलिटी बताती हूँ कि क्या क्या होती है जनरली। अकाउंट पेबल वो होती हैं एक्सपेंसेस जो आपने कर तो लिए हैं लेकिन उनको अभी पे करना बाकी है, ठीक है। और करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म डेट जो आपने पहले लिया था और इसी साल में आपको उसको पे करना है, ठीक है, वो करंट लाइबिलिटी में आता है।
डिविडेंड पेबल, ये डिविडेंड क्या चीज़ होती है ये मैं आपको जब हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी। और ये भी एक लाइबिलिटीज़ होती है जो उन लोगों के अगेंस्ट है जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं और आप उनको डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर उस साल में ड्यू है तो ये भी कर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है। कस्टमर एडवांसेस एंड डिपॉजिट, कई बार क्या होता है कि मैंने कस्टमर से मान लीजिए मैंने कस्टमर से 1 लाख रुपए लेने हैं और उसने 1.25 लाख रुपए पे किए हैं, जानबूझ के नहीं पे किए होंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कोई रीज़न होगा कि हमने उनसे 1.25 लाख रुपए लिए हैं या हो सकता है एक्स्ट्रा भी पे किए हों। तो ये वो अमाउंट है जो आपने कस्टमर से ले रखा है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स की अगर हम बात करें, स्कूल्स में जब हम बच्चों का एडमिशन देते हैं उस केस में हम क्लासेस तो अप्रैल से शुरू हो जाती हैं पर एडमिशन थोड़े टाइम पहले हो जाते हैं, तो वो जो पैसे उन्होंने उस समय पे एडमिशन को सिक्योर करने के लिए पे किए वो हमारे एडवांस में चले जाते हैं। तो कस्टमर के ऐसे एडवांस भी आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने उनको सर्विसेज नहीं दी हैं। तो जब आपने किसी को सर्विसेज नहीं दी हैं और उनसे पैसे ले लिए हैं तो वो आपके एडवांस होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कस्टमर्स को सामान बेचने के लिए उनसे पहले से एडवांस मंगा लेते हैं। तो ये वो एडवांसेस हैं जो आपने उनको प्रॉमिस किया है कि हम इसकी सर्विसेज देंगे पर आपने उसके पैसे अभी ले लिए हैं उनसे, तो ये कस्टमर एडवांसेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अनअर्न्ड रेवेन्यूज होते हैं जो कि आपको अभी देने हैं, जिनकी जो आपके अभी आपने अर्न नहीं किए हैं पर आपने उनके पैसे ले लिए हैं। इसी तरह सेल टैक्स पेबल हो गया, एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, सैलरी पेबल हो गई, प्रोविडेंट फंड पेबल हो गया, ग्रेच्युटी पेबल हो गया। ये आगे एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको, अभी तक आपने जाना करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कंटीजेंट का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की टाइप देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि नॉर्मली एक पर्सन की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं जो उन्होंने कहीं से लिए हैं जिन्हें बहुत सालों में आपको पे करना है। ठीक है, तो अब कंपनी के लिए हम कंपनी की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आर नॉन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इनको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए जो बोरोइंग कर रखते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम कुछ सालों में डिवाइड कर देते हैं कि हम धीरे धीरे करके इतने इतने सालों में हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी शायद आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत नए हैं अभी इस टास्क के लिए। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बेसिकली लंबे समय के लिए जो डेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के बाद पे करते हैं, उन डेट्स को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अभी बहुत आगे एक एक एग्जाम्पल पे जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आगे आगे ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन होती जाएंगी। अभी ये बहुत ही इनिशियल क्लास है तो इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर अभी ओवरऑल अगर आपको मैं कहूँ कि समझ आया होगा एसेट और लाइबिलिटीज़ में, तो एसेट क्या है? एक थम्स अप, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है जो आप ओन करते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? जो आपको देनी है। ठीक है, तो एसेट का एक अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एसेट विच यू ओन एंड लाइबिलिटीज एंड इक्विटी विच यू ओव। ओव का मतलब होता है जो आपने देना है, ओन का मतलब है जो आपके पास अपना है। तो एसेट जो है इसका फॉर्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कैसे है ये? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। आपने या किसी बिजनेस पर्सन ने एक बिजनेस शुरू किया, उसने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगाया, लेकिन उसके पास थे कुछ, मान लीजिए से 60 लाख रुपए थे उसके पास में। तो अब उसको लगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की तो ज़रूरत है मुझे। तो उसने क्या किया? 40 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया, या फिर आप इनवाइट कर लिया कि मुझे किसी डिवेंचर वगैरह ले लिए, वो आपको शायद मैं अभी ना एक्सप्लेन करूँ तो बेटर है। तो लाइबिलिटीज़ में बेसिकली आपने कहीं बाहर से बोरोइंग करी है बेसिकली लाइबिलिटी से। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसा सामान खरीद लिया जो बिजनेस के लिए ज़रूरी था और उसके पैसे नहीं दिए, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो वो जो 1 करोड़ रुपया उसको बिजनेस के लिए चाहिए था, उसमें से 60 लाख उसने इक्विटी लगाया, इक्विटी नहीं मैं कहूँगी कैपिटल लगाया, और 40 लाख रुपए लाइबिलिटी लगाया। मैंने इक्विटी क्यों इसमें लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है वो इक्विटी का ही है। इक्विटी क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है पर कैसे अलग अलग लिख रहे हैं उसको, क्यों वो मैं आपको एक बार समझा ही देती हूँ। कैपिटल, जैसे
एक या दो पर्सन मिलके या कुछ लोग मिलके जब पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं। और इक्विटी वो होता है फंड्स जो आपने शेयर मार्केट में लगाए, शेयर होल्डर्स को आपने इनवाइट करके जो पैसा लिया है वो इक्विटी है। बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी के लिए पैसा दिया है तो वो इक्विटी होती है। वो कंपनी अकाउंट्स में आपको समझ आएगा कि शेयर कैसे शेयर मनी जनरेट करते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एसेट्स क्या है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम अगली टर्म पे जाते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? मान लीजिए मैं कुछ पेन्स का बिजनेस करती हूँ। मैं पेन्स अपनी कंपनी में प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, अब मैंने पूरे साल के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लगाया था अपना, और मैंने 50 लाख रुपए की पूरा मतलब खर्चा वगैरह सब मिला के मैंने मान लीजिए 50 रुपये का टोटल मेरा पेन पड़ता था, और उसमें से 25 रुपये मैंने कॉस्ट लगाई थी और 25 रुपये मैंने उसमें से प्रॉफिट कमा लिया मान लीजिए, तो 50 रुपये हो गए। और 50 रुपये का बेचा मैंने वो पेन, और मेरे मान लीजिए पूरे साल के अंदर 50 लाख के पेन बिक गए। तो पूरा का पूरा 50 लाख मेरा रेवेन्यू है। इसमें मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मेरा खर्चा कितना लगा था या फिर मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं देख रही मैं। इसमें सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि मेरे को इनफ्लो कितना आया, पूरा का पूरा पैसा कितना आया। तो रेवेन्यू जो है वो क्या हुआ? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड इन बिजनेस। पूरे साल के अंदर जितना भी पैसा आपको मिला है, जितना भी पैसा आपको आया है, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से बात कर रही हूँ मैं, कहीं और से बिजनेस एक्टिविटी से अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के रेवेन्यू है। पैसा जितना भी आया वो सारा आपका रेवेन्यू है, चाहे वो बिजनेस से आपने चाहे वो सेल करके कमाया है या सर्विस करके कमाया है, या फिर बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है, या आपको कहीं से रेंटल वैल्यू आई है आपको, तो वो सारा आपका रेवेन्यू ही है। तो रेवेन्यू मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग टाइप से बता ही दिया है, बल्कि मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा और दोबारा बता देती हूँ कि सेल्स रेवेन्यू वो है जो कि आपने बिजनेस एक्टिविटी, जिस चीज़ की आप सेल करते हैं उससे आपके पास जितना भी सेल करके पैसा आया वो आपका रेवेन्यू है। इसी तरह अगर किसी का बिजनेस सेल करने का नहीं है, सर्विसेज करने का है, तो वो सर्विसेज से आपको रेवेन्यू आ सकता है, या फिर सेल्स और सर्विसेज दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बेचता है, उसके बाद उनकी सर्विस भी करते हैं वो लोग, तो वो भी सर्विस रेवेन्यू में ही आता है। तो सेल्स रेवेन्यू अलग हो गया उनके लिए, सर्विस रेवेन्यू अलग हो गया। अब इंटरेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि अब देखिए अब सारा का सारा पैसा तो आप अपना जितना भी आपका इनफ्लो आता है सभी थोड़ा ना उसी समय यूज़ कर लेते हैं। तो वो कुछ पैसा आप बैंक में जमा कराते हैं या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो वो फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट आता है, या फिर आप लेंड करते हैं वो पैसा, उस पर आपको इंटरेस्ट आता है। तो जो भी इंटरेस्ट आपको आता है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू हो गया आपका। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट आता है तो वो आपका रेंटल रेवेन्यू हो गया। इस तरह अलग अलग कई रेवेन्यू हो सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू आपको समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। अब हम एक्सपेंडिचर पे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक एसेट समझ लिए, लाइबिलिटी समझ ली, हमने रेवेन्यू समझ लिया। अब मैं एक्सपेंडिचर, आपको वैसे तो बहुत ही आसान है एक्सपेंडिचर समझना। एक्सपेंडिचर वो खर्चा है that a business incurs that directly associated with the cost of the object। ये डायरेक्ट मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ। ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ही है, उसमें डायरेक्ट भी आ जाते हैं, इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपके सारे खर्चे, जितने भी आपके खर्चे आपने थ्रू आउट पूरे साल में किए हैं, वो जिस तरह आपने इनकम ली है उसी तरह आपने खर्चे भी किए होंगे। तो रेवेन्यू जितना भी आपका आया उसके अगेंस्ट आपके कुछ खर्चे भी हुए होंगे। तो वो खर्चे जितने भी हैं आपके, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए खर्च होता है जिस पर आपने जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो पेन के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। पेन बनाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं, उसे बनाने तक, जब तक वो पेन शुरू से रॉ मटेरियल से लेके आखिर तक जब तक वो पेन बन नहीं गया, जितना भी मेरा खर्चा हो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पे।
It is a expenditure a business incurs that are associated with operating the business as a whole. अब इसमें मैं उस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, जिस चीज़ को बनाने के लिए मैं काम कर रही हूँ, ये एज अ ओवरऑल, क्योंकि आप सिर्फ जब पेन बनाते हैं तो वहीं तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता, आप उसे बेचना भी होता है। उसके लिए आप बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स में कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और उनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पेन का ही दिया था, तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बेसिकली इट इज़ कॉस्ट टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट और सर्विस। जैसा अभी पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं एक पेन का जैसे एग्जांपल लिया। अब पेन के अंदर जितना भी मटेरियल आपका लगता है, जैसे आपके स्प्रिंग लग गए, बॉल लग गए, सॉकेट लग गई, इंक लग गया, रिजॉर्वियर, एंड कैप, बैरल, जो भी आपका मटेरियल के ऊपर खर्चा हुआ वो टोटल मटेरियल के अंदर आ गया आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट जितने भी हैं, जैसे मटेरियल हो गया, जैसे आपके वेजेस हो गए, जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगी, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट हो गई, तो ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, तो मैं पेन के एग्जांपल को लेके जैसे आपको समझा रही थी, तो जितना ये मटेरियल आपका मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये पेन के अंदर लगा है, तो इसको खरीदने का जितना भी खर्चा आया वो आपका मटेरियल कॉस्ट हो गई। अब ये खुद मैंने किसी से बन तो नहीं गया होगा, तो लेबर्स ने बनाया होगा, मशीन ने बनाया होगा, लेबर्स ने बनाया होगा। तो इसको पे करने के लिए जो लेबर्स को हमने पैसा दिया है, जो वेजेस दिए हैं उनको, वो डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है। तो वो मटेरियल, अब आपको एक चीज़ समझ में आई, मटेरियल लगा, इसके अंदर वेजेस लग गए। आप ये ट्रांसपोर्ट की बात हम करें तो आप कहोगे कि पेन बन गया, उसको बेचने के लिए जो खर्चा वो हम यहाँ की उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर वो वाला खर्चा आएगा जो जब पेन नहीं बना था, उस मटेरियल को लाने के लिए हमने जब ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, उसका मटेरियल लाने के लिए अपनी फैक्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल लेकर आए थे हम यहाँ पर, उस पर जो ट्रांसपोर्ट लगा था, वो ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, और जहाँ पेन बना रहे थे वहाँ पर मशीनरी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, फ्यूल लगा होगा, जो भी खर्चा उस समय फैक्ट्री में इसको बनाने के लिए लगा था, वो खर्चा इसके अंदर आएगा, और फैक्ट्री की वो कॉस्ट भी आएगी जो भी वहाँ पर उस समय यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करेंगे। रेंट, अगर उस फैक्ट्री का आपने पर्टिकुलरली कुछ अमाउंट पे किया होगा, रेंट पे किया होगा, तो वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो एज ओवरऑल बिजनेस चलाने के लिए हम अपार्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर यूज करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में मटेरियल बनके तैयार हो गया। अब आगे और क्या क्या है, आगे सैलरी एक्सपेंडिचर बोलोगे आपकी, अभी तो वेजेस दिए थे हमने एम्प्लॉयज़ को, यस वेजेस दिए थे हमने, लेकिन मैंने ये वेजेस उन लेबर को दिए थे जिन्होंने वो पेन बनाया है। अब सिर्फ उनको वेजेस देने से तो काम नहीं चलता ना, आगे और भी लोग इन्वॉल्व होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो वहाँ पर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब किताब का काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के फील्ड देख रहे होंगे आपकी, कि पेन को कैसे हम एडवर्टाइज करें कि हमारा पेन बिके, और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर, तो उनकी सैलरी भी तो है, वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और बहुत सारे यूटिलिटी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पीछे भी पे की है, हाँ पे की है, बिल्कुल पे की है, लेकिन वो मशीनरी को जब चलाने के लिए आपने यूज़ की थी, उस पर्टिकुलर जगह को जहाँ पर पेन बन रहे थे, वहाँ के लिए जो आपने यूज़ की वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आएगी, उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो जहाँ मेरा ऑफिस का स्टाफ बैठता है, जहाँ बाकी और लोग बैठते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो खर्चा है ना आपका, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में। और भी ये बहुत सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, टेलीफोन भी है आपके, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो इसके अंदर आएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अ कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी फॉर बोरोड फंड्स। अब आपने जो फंड बोरो किया था जब आपने बिजनेस शुरू किया था, या आपने किसी और चीज़ के लिए भी फंड बोरो किया है, बिजनेस को क्या मटीरियल खरीदने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उस बोरोड इंटरेस्ट पे आपने उस बोरोड फंड्स पे आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, अब
मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मेंटेन करने के लिए आपने कोई एसेट तो खरीद ली, पर आप उसकी सर्विसेज भी तो कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। आपने मशीनरी जो खरीदी हुई है उसकी सर्विसिंग भी तो होती होगी। और इसी तरह आपकी जनरेटर आपका है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, जितनी भी एसेट है, फर्नीचर, फिक्चर, कुछ भी आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी सिरिल में, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी है वो सब आपकी एसेट ही है। पर आप उनकी मेंटेनेंस करने के लिए जो भी सर्विसेज करवाते हो या उनको रिपेयर कराते हो, वो सब की सब इस मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है, इसके बिना तो मटेरियल बेचना इतना आसान नहीं होता। तो ओवरऑल ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये उसमें तो आ नहीं सकता। अब आ जाइए टैक्सेस पे। गवर्नमेंट को आप टैक्सेस भी पे करते हैं। जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है उस पर गवर्नमेंट बिजनेस से टैक्सेस लेती है। जैसे इंडिविजुअल से टैक्सेस लेती है, उसी तरह गवर्नमेंट बिजनेस से भी टैक्सेस लेती है। तो वो सारे टैक्सेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। डेप्रिसिएशन में भी आपको अभी समझ ना आए, सॉरी, एसेट के ऊपर जो भी डेक्लाइन होता है, आज आपने कोई एसेट 1 लाख रुपए की खरीदी है, कल उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं रह जाती है। ठीक है। तो वो जो उसमें डेक्लाइन हुआ है, जो उसमें कमी हुई है उस एसेट के अंदर, वो खर्चा डेप्रिसिएशन होता है। पर आप कुछ भी अमाउंट नहीं ले सकते, उसमें एक प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फर्नीचर पे इतना परसेंट लगेगा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे इतना परसेंट लगेगा। वो आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जिसमें ये सारी चीज़ें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन होंगी। आई होप कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब तक आपको जो टर्म्स समझ में आई थी वो थी एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अब इनकम पे आते हैं। इनकम तो बहुत आसान है। कैसे इनकम? अब मैंने आपको शुरू में रेवेन्यू समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो रेवेन्यू तो वो था जिसमें सब कुछ आपका, जितने भी पैसे आए हैं, चाहे वो आपने उसमें ये नहीं देखा आपने कि कितने मेरी खर्चा हुआ है और कितना मेरा बाकी चीज़ें हुई हैं, तो आपने सीधा उसको ले लिया था। अब उसमें से अगर रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम आ गई। ठीक है ना। तो रेवेन्यू में से जितने भी आपके 100 रुपये थे जो आपने एक चीज़ पे सेल की थी जितने की, तो उसमें से जब आप 50 रुपये माइनस कर देंगे जो आपका खर्चा हुआ, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो इनकम जो है आपकी सेल्स पर हो सकती है, सर्विसेज पे हो सकती है, इंटरेस्ट पे हो सकती है और रेंटल वैल्यू पे हो सकती है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब चलते हैं क्रेडिटर और डेटर्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, तो ये 2 टर्म्स हैं जो तो हमेशा आपको बार ऐसे तो बाकी सारी टर्म्स भी हमेशा ही आएंगी, लेकिन डे टू डे बेसिस पे क्रेडिटर और डेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए जानना। ठीक है। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? मैंने बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस एक है, अगर वो कह रहा है, बिजनेस क्या कह रहा है, आई हैव टू गिव यू मनी, मैंने आपको पैसा देना है, तो जिसको पैसा आपने देना है वो आपके क्रेडिटर्स, यानी कि आप ओ करते हो उनको। ठीक है। यानी कि आपने उनको पैसा देना है। ठीक है। अब आ जाते हैं डेटर्स पे। डेटर्स कौन होते हैं? जिस तरह आपने क्रेडिटर को पैसा देना है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनसे आपने पैसा लेना होगा। वो कौन लोग हो सकते हैं? वो लोग वो हो सकते हैं जिनको आपने सर्विसेज दे दी हैं पर अभी तक पैसा नहीं लिया उनसे। और क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे सर्विसेज लेनी है पर उनको पैसा नहीं दिया। समझे आप? क्रेडिटर, मैंने अगर किसी को सर्विस दे दी है, आई एम श्योर अब तक आपको वो सारी टर्म समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाई है, जैसे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। टेस्ट लें आपका, देखिए आप खुद भी देख लेंगे कि आपको कितना समझ में आया। चलिए सबसे पहले बताइए फर्नीचर क्या है? फर्नीचर, यस यू आर राइट, ये हमारी एसेट है। फर्नीचर हमारी एसेट है। जितनी भी बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट जितनी भी है ये हमारी एसेट है। नेक्स्ट अकाउंट पेबल।
पेबल जितने भी पेबल हैं, अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था और अब भी आगे समझा रही हूँ, और एक बार हमेशा याद रखना, जितनी भी चीज़ें जो आपने पे करनी है किसी को, वो आपके ऊपर एक बोझ है, वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, अकाउंट्स पेबल क्या है? आपकी लाइबिलिटी। अब आ जाइए रेंट, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा कि पे किया है या नहीं किया, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप मान के चलिए ये आपने पे कर दिया है। तो रेंट क्या है? आपका एक्सपेंडिचर, ये वो है जो आपने खर्च कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं अकाउंट रिसीवेबल पे। जितने भी जैसे पेबल आपकी लाइबिलिटी है, उसी तरह रिसीवेबल सब की सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लेनी है लोगों से। तो अकाउंट रिसीवेबल आपकी क्या हो गई? एसेट। जितना भी आपने है आपके पास और जितना भी आपने लेना है वो आपकी एसेट्स है। लोन इंटरेस्ट, ये क्या है? ये वो लोन है जिस पे आपने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया है, तो इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब आप इसे पे कर चुके हैं, तो ये आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है ये आपका। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिल चुका आपको, ये आपने रिसीवेबल अलग चीज़ है और रिसीव्ड अलग है। रिसीव्ड का मतलब मिल चुका आपको, और रिसीवेबल मतलब देना है अभी, सॉरी लेना है आपने अभी। तो रिसीव्ड है तो इसका मतलब ये आपको मिल चुका है, आपकी इनकम है। ठीक है, और आखिर में सैलरी पेबल, सैलरी पेबल आपकी लाइबिलिटी। पेबल जितने भी हैं वो सब आपकी लाइबिलिटी, और रिसीवेबल जितने भी हैं वो आपकी एसेट है। आई एम श्योर एक और आप लास्ट में रह गया है, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब आपने पे कर दिया है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारी एसेट नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आई एम श्योर अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन और डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और क्लासेस के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, आपको नंबर दे रखा होगा और ईमेल आईडी होगी, किसी पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।